एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बता दें आपको कि आज नतीजे घोषित होने वाले हैं। दो बड़े राज्य झारखंड और महाराष्ट्र, जहां तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन सत्ता पर काबिज होने वाला है। लेकिन इसके साथ नजरें बनी रहेंगी मध्य प्रदेश की उपचुनाव की सीटों पर भी। मध्य प्रदेश में जहां बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण की एक सीट, थोड़ी ही देर का इंतजार और काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतगणना में करीब केवल 40 मिनट का माफ करिएगा 15 मिनट का समय भी बचा हुआ है और 15 मिनट के बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, मतगणना शुरू होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भी आज काउंटिंग होनी है। राउंड वार गणना के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा, तस्वीर साफ होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को सभी तरह के जो मापदंड है उनका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। लेकिन अगर बात की जाए दक्षिण की, यानी कि रायपुर दक्षिण सीट की, तो यहाँ कौन जीतेगा वो भी साफ नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले ही ईवीएम का राग जरूर यहाँ पर अलापा जाने लगा था। खुद दीपक वैद्य कह रहे थे कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर क्या हो ये सीट, अगर कांग्रेस जीत जाए तो क्या ये बोलेंगे कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है? क्योंकि बीजेपी की ओर से, खुद मुख्यमंत्री साई की ओर से पलटवार किया गया था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम अच्छी है और अगर कांग्रेस हारती है तो ईवीएम में दोष निकालने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या ईवीएम पर एक बार फिर से ठीकरा फूटने वाला है अगर नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं जाते हैं तो? दूसरी तरफ अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां बुधनी विजयपुर सीट, बेहद दिलचस्प लड़ाई यहां नजर आने वाली है। और हमारे साथ तीन अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव शुक्ला रायपुर से इस वक्त रायपुर दक्षिण सीट का हाल बताएंगे, बुधनी से गोवर्धन सोनी और नितिन सिंह सोलंकी हमारे साथ इस वक्त श्योपुर विजयपुर से जुड़े हुए हैं। साथ ही गोवर्धन सोनी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। गौरव, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। नतीजे आने में केवल 15 मिनट का समय है, यानी कि गणना की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रुझानों के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से ईवीएम का राग छत्तीसगढ़ में सुनाई देने लगा था। जी बिल्कुल, देखिए ईवीएम को लेकर लड़ाई जो है वो अभी से नहीं है। पहले भी जो ईवीएम की लड़ाई थी वो देखने को मिली थी। चाहे हम 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें, उस दौरान जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बम्पर जीत दर्ज की थी और 2023 में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा था कि जब कांग्रेस जीती थी तब ईवीएम सही था और जैसे ही हार का सामना करना पड़ा तो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से ईवीएम को लेकर फिर से सवाल पूछा गया था कांग्रेस के लीडर से, अमरजीत भगत जो कि पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर पहले भी हमें विश्वास नहीं था और अभी भी नहीं है, और परिणाम चाहे कुछ भी आए, हार जीत के परिणाम हो या जो भी परिणाम आए, उसके बावजूद हम ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, ईवीएम के जो सत्यता है उस पर सवाल खड़े करते हैं। और उन्होंने कहा था कि हम अभी भी डाक जो पत्र है उसके हिसाब से ही मतदान करने की अपील करते हैं। तो राजनीति जो है इस क्षेत्र में काफ़ी हुई थी और हर बार ये जो बात है वो भी होता था। मतदान होने के बाद भी इस तरीके की बातें आई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिद्धेव ने तो कांग्रेस को ये भी कह डाला था कि हम पहले ही बोल रहे हैं कि यदि आपको ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करने तो अभी से कर दीजिए, परिणाम आने के बाद ईवीएम पर सवाल ना खड़े करें, क्योंकि परिणाम जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में आएगा और बीजेपी के गढ़ में एक बार फिर से कमल खिलेगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जिस तरीके से राजनीति यहाँ पर चल रही है वो कहीं ना कहीं देखने वाली है। और यहाँ पर अभी मैं स्ट्रांग रूम का भी कुछ आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर पोलिंग एजेंट जो है, मतगणना अभिकर्ता जो है, उनके भी यहाँ पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार सबकी चेकिंग की जा रही है और जो पूरे दस्तावेज हैं वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि बिना किसी जानकारी के जो यहाँ पर मतगणना एजेंट है उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम है, जगह जगह पर जो जवान हैं वो अपनी मुस्तैदी के साथ जो यहाँ पर ड्यूटी है वो करते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही बड़ी बात ये भी है कि कुछ देर पहले कलेक्टर जो कि जिला ने वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी सीधे वो भी अंदर गए। आकाश शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी मतगणना स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंच गए और वहां पर जो मतगणना एजेंट उनके यहाँ पहुंचे हुए हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और पूरा वहां का सिनेरियो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतगणना जब शुरू होगी तब किस तरीके से काम होगा। जी निश्चित तौर पर। लेकिन क्या, क्योंकि ये कहा जाता है गौरव कि राज्य में सरकार जिसकी है, जो सत्ता में है, उपचुनाव के नतीजे भी उसके ही फेवर में आते हैं, तो क्या ये भी जनता के जहन में होता है? ये भी जरा आप हमें बताइए, उसके बाद फिर मैं श्योपुर का रुख करूंगी।
बिल्कुल, देखिए ये हमेशा का है, ये पहली बार नहीं होगा कि उपचुनाव जब होते हैं तो जो प्रत्याशी रहता है वो सरकार जिसकी रहती है उसके फेवर में ही आते हैं। और राजधानी रायपुर में भी जो ये दक्षिण का उपचुनाव हो रहा है उसमें लोगों के जहन में यही है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार यहाँ भी है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चल रही है उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है आने वाले समय में होगा। अभी महज 11 महीने का ही समय हुआ है सरकार बने, 13 दिसंबर को 1 साल पूरा होगा विष्णुदेव साय को बतौर मुख्यमंत्री के शपथ लिए, और पूरी सरकार को बने 13 दिसंबर को 1 साल पूरा होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ अभी माहौल देखने को मिल रहा है, कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंचे और अपने लिए वोट अपील की थी, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्योंकि बीजेपी के भी कई ऐसे सीनियर लीडर थे जिन्होंने सुनील सोनी के प्रत्याशी बनने पर अपनी नाराजगी भी जताई थी, और मैदान में भी वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ही जो है वो पूरे तौर से एक छत्र प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। उनका वाहन जो इनोवा वाहन है जिसमें वो शेड ऊपर से खुलता है, उसमें ही वो सुनील सोनी को लेकर प्रचार करते नजर आए थे। वही गाड़ी है जिसमें वो 2013 का भी चुनाव लड़े, 18 का भी लड़े और 23 का भी लड़े, और उसके बाद सांसद का भी चुनाव लड़े थे, उसी गाड़ी में वो नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के बड़े लीडर्स को मैदान में नजर आना था वैसा वो नजर नहीं आए थे। आखिरी यदि हम बात करें तो 11 तारीख को मुख्यमंत्री का रोड शो था, उस रोड शो में जगह जगह स्वागत किए गए थे, भीड़ नजर आई थी। लेकिन कांग्रेस ठीक विपरीत, जिस तरीके से कांग्रेस को कहा जाता है कि दल में बटी हुई है, वो एक साथ नजर नहीं आती। तमाम विधायक जो है कांग्रेस के वो रायपुर में डटे रहे और दक्षिण विधानसभा के रण में नजर आए। तो जो उपचुनाव को लेकर परिकल्पना है, जो लोगों का सोच है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बदल भी सकता है। ये भी सोचने की कोशिश करते हैं क्योंकि सरकार अगर है तो शायद हमारे पास हमारे जो विकास के काम है वो जल्दी पूरे होंगे अगर हम उसी दल के किसी विधायक को चुनकर वहां बैठाते हैं या लेकर आते हैं। तो शायद ये भी एक सोच जनता के मन में रहती होगी। गोवर्धन हमारे साथ बुधनी से जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं क्योंकि केवल 10 से 12 मिनट का वक्त अब बचा हुआ है जब मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस सीट को लेकर मतदाता के जहन में क्या है ये जरा बताने का हमें प्रयास करिए। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहूंगी, बुधनी विधानसभा वैसे ही बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। लाडली बहना को लेकर ले लें या बुधनी में जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर ले लें, तो जनता का मन कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। लेकिन चुनावी समीकरण है, कुछ कहना असंभव है अभी फिलहाल में, क्योंकि आज 3 बजे तक लगभग क्लियर हो जाएगा कि बुधनी विधानसभा का जीत का जो ताज है वो किसके सर पर सजना है। क्योंकि बुधनी विधानसभा में राजकुमार पटेल और रमाकांत भार्गव दोनों ही प्रत्याशी दमदार प्रत्याशी हैं और एक ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। पहले क्या हुआ कि कांग्रेस ने बुधनी में अपने प्रत्याशी उतारे लेकिन बाहरी चेहरे में उतारा हुआ, लेकिन इस बार दोनों लोकल चेहरे हैं। जनता ने मत किया है, क्या मत किया है वो लगभग हमें देखने को आज नतीजों में ठीक है, थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं हम विजयपुर सीट का। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, छत्तीसगढ़ को लेकर भी यही सवाल उठता है कि क्या जनता के जहन में ये बातें आती हैं कि जिसकी सरकार है हमें उसी को वोट देना चाहिए। उपचुनाव के नतीजे ज्यादातर उसी के फेवर में जाते हैं। और अगर विजयपुर की बात करें तो 2023 में जिस तरह से विजयपुर सीट कांग्रेस की झोली में जनता ने डाली थी, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से इसके उलट है। देखा जाए तो यहाँ से जो रावत जी हैं वो पहुंच गए हैं बीजेपी में। तो क्या यहाँ का मतदाता ऐसी कुछ सोच रखता है क्या? देखिए, जब से रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, पहले वो सीट कांग्रेस की सीट गढ़ कहा जाता है, लेकिन रामनिवास रावत बीजेपी में आने के बाद अब बीजेपी उस गढ़ को तोड़ना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपना वहाँ पे गढ़ बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस गढ़ को बनाए रखना चाह रही है। दोनों ही जो पार्टियां हैं अपने अपने गढ़ को बनाए रखने के लिए यहाँ पर दम दिखा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रामनिवास रावत की बात करें, पहले कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखी, आदिवासी वोटर यहाँ पर 60-70 हजार करीब वोटर है, उन वोटरों को यहाँ पर साधने का प्रयास दोनों ही पार्टी ने किया है। ये वोटर किस तरफ जाएगा उसी पल्ले में ये सीट चली जाएगी, ऐसा यहाँ के राजनीतिक मान रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक मनोवैज्ञानिक, वो भी इस बात को कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सीट की अगर बात की जाए तो आदिवासी वोटर हो गया, कुशवा समाज का वोटर है, जाटव समाज का वोटर है, वो ये वोटर किस तरफ जाएंगे उसी के पड़ने में ये सीट चली जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रामनिवास रावत हैं, कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी इस सीट को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सीएम मोहन यादव भी यहाँ से 8 से 9 बार यहाँ पर आए हैं, तो सीट बहुत अहम मानी जा रही है। रामनिवास रावत को कम, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सीट यहाँ पर लगातार मानी जा रही है।
निश्चित तौर पर, लेकिन तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होगी। पल पल का अपडेट आप सभी के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बने रहेगा हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ी देर का इंतजार, और उसके बाद ये जो चुनावी नतीजों की टिक-टिक है और राजनीतिक दलों की धड़कनें जाहिर तौर पर बड़ी होगी, क्योंकि परीक्षा देने के बाद अब नतीजों की घड़ी सामने आ चुके हैं। किस दल पर, किस पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है, ये थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक। बंसल न्यूज पर मेगा कवरेज लगातार जारी है।